मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो विदाउट वेस्टिंग आवर एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट. That is Unit 7 of Block 2 of Course 501. It is about planning and management of UEE. You all are aware that what is UEE? Universalization of Elementary Education. Now what we are going to study in this planning and management, it means कि हमने UEE को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन को गेन करने के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग की, कैसे मैनेज किया सब कुछ, इतने वास्ट इंडिया में हमने कैसे इसको इस प्रोग्राम को चलाया. सबसे पहले तो आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पे. देन यू आर गोइंग टू स्टडी डिसेंट्रलाइजेशन. हमने डिसेंट्रलाइज कैसे किया. उसके बाद माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कैसे की गई, जैसे विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग कैसे की गई, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व थे. उसके बाद मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या क्या गवर्नेंस इश्यूज आए, मैनेजमेंट इश्यूज आए. उसके बाद आरटीई के थ्रू स्कूल को कैसे मैनेज किया गया, नेटवर्किंग कैसे की गई, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें कैसे, स्कूल नेट क्या होता है, फाइनेंसिंग पैटर्न क्या, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो द लास्ट यूनिट 5 और यूनिट 6 में हमने पढ़ा था कि आरटीई को हमारा फंडामेंटल राइट 2009 में बना दिया गया था. उसके बाद फंडामेंटल राइट तो बना दिया, लेकिन इसको अचीव कैसे करें. इसको अचीव करने के लिए हमने एक अभियान चलाया था जिसको हमने बोला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. अगर हिंदी में हम कहें तो हिंदी में क्या होगा इसका, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में. ओके. So what we are going to study in this topic is all the management and the planning issues. सबसे पहले आता है decentralization of management. हमने मैनेजमेंट को कैसे डिसेंट्रलाइज किया. ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिल्ली में बैठे बैठे हम कर्नाटक के किसी भी गांव के स्कूल को मैनेज कर सके, वहां पर हम एलिमेंट्री एजुकेशन का अपना जो अभियान है उसको चला सके. ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए हमें पावर को डिसेंट्रलाइज, पावर को डिवाइड करना बहुत जरूरी था. डिसेंट्रलाइज सिस्टम का क्या मतलब होता है? is characterized by the exercise of substantial power at local, district and village level. जो सेंट्रल लेवल की पावर है उसको पहले आप स्टेट लेवल पे डिसेंट्रलाइज कीजिए, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे करेगा, ब्लॉक विलेज लेवल पे करेगा और विलेज स्कूल लेवल पे करेगा. ये होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब. सबसे पहले हमें डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं. अगर हम पूरे की बात करें, ऑन द होल चेंजिंग फ्रॉम अ सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज सिस्टम हैज बीन अ स्लो प्रोसेस. ये बहुत स्लो प्रोसेस है. क्यों स्लो प्रोसेस है? क्योंकि इंडिया, हमारी जो कंट्री है इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है, इतने सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सबको एक ही साथ कैटर करना मुश्किल था. इसीलिए हमने पावर को डिसेंट्रलाइज किया कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वो शिफ्ट हो सके, वो ग्रास रूट लेवल पर पहुंच सके. हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, जो कुछ भी हमने फैसले लिए हैं, जो कुछ भी हमने कदम उठाए हैं, जो कुछ भी हमने प्लान स्कीम्स बनाई है, वो सब ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाए. इसीलिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी. यही इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, टू इंश्योर इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. हर एक को बराबर चांस मिले एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने का और सबको इंक्लूड किया जा सके. नेक्स्ट हम आगे चलने वाले हैं, बात करेंगे फंडिंग की. द फंडिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अफेक्ट लोकल अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी. इससे पहले क्या होता था, जब तक हमने डिसेंट्रलाइज नहीं किया था, हर स्टेक होल्डर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करता था कि उसकी वजह से हम एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाए, हम स्टेट की वजह से अचीव नहीं कर पाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा ये जो है प्रॉब्लम्स हुई इसलिए हम अचीव नहीं कर पाए. तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज किया गया सब कुछ, एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज किया गया, ताकि जो एनपीई 1986 में हमने जो गोल सेट किया था, सबको, जितने भी 6 से 18 साल के, 14 साल तक के बच्चे हैं, उन सभी को, सॉरी अप टू 14 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं उन सभी को जो है एजुकेशन मिल सके, एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम मिल सके, वो गोल अचीव कर पाए. इसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया था अपने प्लान ऑफ एक्शन में थ्रू माइक्रो प्लानिंग. अब ये माइक्रो प्लानिंग क्या है आप सबको पता होगा. माइक्रो प्लानिंग का मतलब होता है हम किसी बड़े प्लानर, बड़ी चीज को छोटे लेवल पे प्लान करके चल सके. कोई हमने बड़ा कदम उठाया है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें और उसके बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करें.
ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 73rd। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो आइडिया हमारे दिमाग में कैसे आया, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट था, जो पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का जो एक्ट था, वो इसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ हमारे लिए। इसके अलावा ICD's experience showed that involvement of local people is crucial to improve health and nutritional value of vulnerable and disadvantaged children aged 0 to 6 years। आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 45 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, उसको हमने कन्वर्ट करके कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि फंडामेंटल राइट बन चुका था एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था कि 0 to 6 ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन का, उनके हेल्थ का, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का ध्यान रखा जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव थी वो थी ICDs। आप सबने आंगनवाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा, तो इन आंगनवाड़ी को ही हम ICDs कहते हैं। तो ICDs के एक्सपीरियंस हमने देखा कि जो अगर हम लोअर लेवल पे माइक्रो प्लानिंग करते हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो कोई भी प्लान, कोई भी स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाती है। इसके अलावा द नेशनल लिटरेरी मिशन also showed that when campaign mode was adopted to increase literacy level at district level in which people participate actively, it had made a difference। जब नेशनल लिटरेसी मिशन हमने चलाया, तब भी हमने देखा कि जब हमने उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाया तो वो हर एक के पास पहुंचा है, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सका, और फिर उससे फर्क दिखा, हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ। अगर हम DPEP की बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, तो वो भी इसीलिए सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाया गया था, ताकि वो हर एक इंसान को, हर एक भारत के नागरिक के पास पहुंच सके हमारी स्कीम, जो हम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम आते हैं ICDs को। ICDs को जो है इज ऑल नोन एज इंटरनेशनली एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही ICD जो है वो इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम साबित हुआ। अब ये लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले तो आता है पंचायत। अगर हम गांव की बात करें तो पंचायत को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। फिर आते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, फिर आता है विलेज एंड अर्बन वार्ड और स्लम लेवल एजुकेशन कमेटी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन एंड ट्राइबल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल। इस पेरेंट टीचर एसोसिएशन और मदर टीचर एसोसिएशन के ऊपर DSSB में क्वेश्चन आया था कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो कोई भी इसमें टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ के चल सकते हैं। अगर आपने इन नोट्स को कवर कर लिया तो ये नोट्स आपको DSSB में डेफिनेटली जो है आपका सिलेक्शन करवाएंगे, बस आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आगे हम चलते हैं प्लानिंग एट द माइक्रो लेवल। सबसे पहले हम बात करें माइक्रो लेवल की, तो हमें लोकल पीपल के सपोर्ट की, एक्टिव कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। उनके बिना हम ये प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं कर सकते। और प्लानिंग करने का मतलब क्या है? इट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ द बेनिफिशरीज, द लोकल पीपल, जिनको हम बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं उनका पार्टिसिपेशन कंपलसरी है। जनरेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज को जनरेट करना जरूरी है, चाहे वो मटेरियल इनपुट से है, चाहे वो कोऑपरेटिव एक्सपीरियंस से है, चाहे और रिसोर्सेज बनाने की जरूरत है, या सपोर्ट एफर्ट्स की जरूरत है। तीसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ विलेज प्लान, और गांव को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही हमें प्लानिंग करनी होती है। माइक्रो प्लानिंग के बारे में आई थिंक आप सब कुछ समझ चुके होंगे। और इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी को पावर प्रोवाइड करना, जिनको वर्कशॉप कंडक्ट करवा के थ्रू विलेज एजुकेशन कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और मदर टीचर एसोसिएशन, उन सभी को हमें एम्पावर करने की जरूरत है। जब तक उनके पास पावर नहीं होगी, हमारा जो प्लान है, वो स्कीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन चला के, इस अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर भी DSSB में क्वेश्चन आया था, जैसे मीना कैंपेन, माँ बेटी मेला, महिला सम्मेलन, किशोरी मेला, बाल शिशु मेला, प्रभात फेरीज एंड एनरोलमेंट ड्राइव, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। इनमें से कोई भी 4 दे देगा और एक कहीं बाहर से देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा जो है अवेयरनेस कैंपेन है, जो RTE को प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी स्प्रेड करने के लिए था, कम्युनिटी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए था। तो आपको इन सब के नाम याद होने चाहिए। आप इस NIOS के नोट्स में, DLED के नोट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप सोचे कि मैं इसको छोड़ के चल सकता हूँ। हर एक चीज को कवर करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका DSSB में सिलेक्शन हो। इसके अलावा हम आ रहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लानिंग टीम्स। अब हमें टीम बनाने की जरूरत है। हमने प्लानिंग तो कर ली, सबको मोटिवेट भी कर दिया, सबको एम्पावर भी कर दिया। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लानिंग टीम्स, अब प्लानिंग टीम्स बनाने, कोर टीम बनाने की जरूरत है जो इन प्लानिंग के ऊपर काम कर सके, कोर प्लानिंग टीम की बनाने की जरूरत थी हमें। इसके लिए क्या चाहिए होगा, कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी स्कूल लिंकेज, जो कम्युनिटी और स्कूल को लिंक कर सके, ड्रॉप आउट बच्चे, माइग्रेट और एक्सक्लूडेड बच्चों को, कम्युनिटी के जो एक्सक्लूडेड बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल में ला सके। और तीसरा था इज एजुकेटिव इन मोल्डिंग द ओपिनियन ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द फेवर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के फेवर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स होते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल होता है, विलेज एजुकेशन कमिटीज होती हैं, इन सभी के ओपिनियन को मोल्ड कर सके, मोल्ड मतलब ढाल सके, कन्वर्ट कर सके, एजुकेटिव, उन सबको बता सके कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। अब हम आगे चलते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। जो हमारा थर्ड स्टेप है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कोर प्लानिंग टीम। कैपेसिटी बिल्डिंग से क्या मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमने प्लान बनाया है क्या वो करने लायक है, इट इज डूएबल, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Planning also requires knowledge about the variety of schemes administered by different departments and how to make use of these schemes in the way that they converge. कोर प्लानिंग टीम का काम ये भी है कि जो भी आपने प्लानिंग की है अलग अलग स्कीम्स की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल में पीटीएम चल रही है, या यूं कहिए कि अगर आपके स्कूल में, रिसेंट एग्जांपल लेते हैं कि गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली है, समर हॉलीडेज, तो आप सबसे पहले अपने आसपास के स्कूल में, अपने आसपास की कम्युनिटी में कैसे, सब स्कूल्स में कैसे हॉलीडे होमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर प्रोवाइड कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर कब से कब तक की छुट्टियां प्रोवाइड करना चाहते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, सोचेंगे और उसके बाद स्कूल को एक डिसीजन लेगा। उसी तरीके से प्लानिंग यूं ही नहीं की जाती, प्लानिंग करने के लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्कीम को कैसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इन सबको भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं आइडेंटिफिकेशन, चौथा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज रिक्वायरिंग इंटरवेंशन। कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं हमारे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूनिवर्सलाइज करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को, कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को देखना, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, पॉलिसी इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, उन सबको देखना बहुत जरूरी है। So the next step is to assess the issues related to enrollment, retention, quality of elementary education. क्या क्या रुकावटें हैं उनको पहचानना, जैसे कि द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इश्यू तो नहीं है, पॉलिसी चेंज में कोई पॉलिसी को चेंज करने की तो जरूरत नहीं है, रिक्वायर अपडेट करने की जरूरत है क्या, कोलैबोरेटिव वे में काम करने की जरूरत है क्या, क्या डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के अथॉरिटी से सपोर्ट की जरूरत है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डाटा रिक्वायरमेंट एंड सोर्स डाटा। हमें जो अपने स्कीम है वो किन लोगों तक पहुंचानी है, किन को इनरोल करना है, किन को रिटेन करना है, कितने ड्रॉप आउट बच्चे हैं, इन सब का डेटा होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी पॉलिसी जो है अच्छे से काम कर सके। उनके लिए क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या रिसोर्सेज जो ऑलरेडी है वो इनफ है, क्या इसमें से कौन सी कैटेगरी से कितने बच्चे बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल SC ST, नोमैडिक ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, प्रिमिटिव ट्राइब, इन सब से बिलोंग करने वाले बच्चे क्या हैं, क्या उनको कभी इनरोल किया गया है, उनमें से कितने आउट ऑफ स्कूल है, ड्रॉप आउट होने का रीजन क्या है, इन सभी चीजों का डेटा हमारे पास होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना जो स्कीम है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। क्या ड्रॉप आउट होने के पीछे रीजन है बच्चों का काम करना, या फिर बच्चे डिफरेंटली एबल्ड है, या माइग्रेंट फैमिली है, डिस्प्लेस्ड फैमिली है, चाइल्ड विक्टिम है किसी चीज का, इन सब चीजों का डेटा होना हमारे पास बहुत ही कंपलसरी है ताकि हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके। The major portion of the above information may be also be available with the school and the government department. अधिकतर जो ये इंफॉर्मेशन है स्कूल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास होती ही है, तो विलेज एजुकेशन और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का यही रोल होता है टू प्रिपेयर एंड रेगुलर अपडेशन ऑफ विलेज एजुकेशन रजिस्टर। विलेज एजुकेशन रजिस्टर को तैयार करे और उसको रेगुलरली अपडेट करता रहे कि कितने बच्चे का कहाँ एडमिशन हुआ, कौन सा बच्चा कहाँ पे माइग्रेट होकर गया, माइग्रेशन के बाद जो बच्चे हमारे गांव में या डिस्ट्रिक्ट में आए हैं उनका एडमिशन हुआ नहीं, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन हुआ या नहीं, इन सब चीजों की देखने की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसके बाद जो ये डेटा है, डेटा हैव टू बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द चैलेंज। और अब ये जो डेटा है सिर्फ इकट्ठा नहीं करना है, इसका यूज क्या है, चैलेंज को डायग्नोस करने के लिए। मतलब जो भी हमारे सामने चैलेंज है एलिमेंट्री एजुकेशन को
यूनिवर्सलाइज करने के लिए, जो जो चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं उन सबका डायग्नोज करने के लिए, मतलब उन सभी को पहचानने के लिए, स्पेसिफिक नीड्स पहचानने के लिए, कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, प्लानिंग में इंटरवेंशन करने की जरूरत है कि नहीं, क्या हम रिसोर्सेज की जो डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिफाई है, इन सब चीजों के लिए हमें उस डेटा की जरूरत पड़ती है। ये डेटा हम हाउस होल्ड सर्वे के फॉर्म के थ्रू भी ले सकते हैं। Once the habitation level data are consolidated, the same should be computerized. अब एक बार जो डेटा इकट्ठा हो गया, वो तो हमने हैंड रिटन किया या कहीं से पूछा है, फॉर्म भरा है, अब इसको हमें कंप्यूटराइज करना, डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी है। डिजिटलाइज क्यों करना है? ताकि वो जो डेटा है हमारे पास फॉरएवर के लिए सेव हो जाए, हमें बार बार रजिस्टर को खोलना ना पड़े, रजिस्टर खो तो नहीं गया, रजिस्टर कोई और तो नहीं ले गया, किसी ने मिसयूज तो नहीं कर लिया। इन सब चीजों की प्रॉब्लम से हम फ्री हो जाते हैं। हमारा एक जगह कंप्यूटर में डेटा सेव है, जिसको भी जरूरत है वो वहाँ से वो डेटा देख सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट द माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज। अब माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज क्या है, कैसे प्लानिंग की, प्लानिंग तो हो गई, डेटा इकट्ठा कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनाई है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग टारगेट्स ऑन एनरोलमेंट, टारगेट सेट किया, कोई भी चीज आप पढ़ते हो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी भी आप अगर मेरे नोट्स को पढ़ रहे हो या मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसके पीछे आपका एक टारगेट है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मुझे डीएसएसबी के लिए नोट्स कलेक्ट करना है, डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर करना है, एनआईओएस के नोट्स सबसे ज्यादा उसमें आते हैं, तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है। तो उसी तरह हमने एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूनिवर्सलाइज करने के लिए जब माइक्रो प्लानिंग की तो उन सभी के लिए एक टारगेट सेट किया। तो टारगेट सेट किस चीज के लिए किया? एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट, रिटेंशन, पासिंग रेट ऑफ चिल्ड्रन, पीपल टीचर रेशियो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। हर कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, क्रीमी लेयर, इन सभी कैटेगरीज में कितने बच्चे एनरोल हैं, कितने ड्रॉप आउट है, कितने रिटेन हुए, कितना पासिंग रेट है, ये सब चीजें हमने टारगेट सेट कर दी। उसके बाद एक्टिविटीज डिजाइन की अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, फिर उनको सीक्वेंस दिया, फिर हमने किया सेटिंग फेज ऑफ अचीवमेंट टारगेट। हमने टारगेट कब तक अचीव होगा इसके लिए कोई डेट या कोई फेज फिक्स कर दिया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज को के पास हमने ये एक्टिविटीज को लेके गए इम्प्लीमेंट करने के लिए, टाइम रिक्वायर्ड एस्टिमेट किया कि हम भैया 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने लगेंगे हमारे ये गोल को अचीव होने में। हर एक आइटम में कितना खर्चा आएगा, क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या हमारे पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर नहीं है तो उनके लिए क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है, और इसके लिए एक प्रपोजल तैयार करना। इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं लॉजिकल फ्रेम ऑफ एक्शन। ये प्रिपेयर करना नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा माइक्रो प्लानिंग के लिए। अब इसके बाद हम आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट, उसमें फिजिकल और सोशल दोनों इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, लेआउट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग टूल, डिस्प्ले ऑफ मटेरियल, पीपल टीचर रेशियो क्या, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या यूज हो रही है, अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज, वर्बली और नॉन वर्बली बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स एंगेज है कि नहीं, फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर टीचिंग लर्निंग विद क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए फैसिलिटीज है कि नहीं, इन्वॉल्वमेंट का या एक्सपेरिमेंट का स्कोप है कि नहीं, इनोवेशन करने का स्कोप है कि नहीं, कॉन्टेक्चुअल पेडागोजी टीचर इस्तेमाल कर रही है कि नहीं, स्ट्रेटेजी फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, विलेज एजुकेशन कमेटी सिर्फ नाम के लिए तो नहीं बनी, सब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ नाम के लिए तो नहीं बनी, उनको हम उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ये सब चीजें जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एस्पेक्ट्स हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या एस्पेक्ट है। फिर हम आते हैं next, for the holistic and the education and the development of children personality, school generally conduct activities, sports, yoga, cultural program, project work, activity based learning। जब हम स्कूल में थे तो हम सब सोचते थे कि पता नहीं ये स्पोर्ट्स को क्यों अरेंज करते हैं, स्कूल में तो पढ़ने आते हैं, तो स्पोर्ट्स का क्या लेना देना है, योगा क्यों करवाते हैं, ये एनुअल प्रोग्राम, एनुअल डे फंक्शन क्यों होता है, ये सब चीजें क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं। तो इन सब का मेन एम होता है बच्चे की पर्सनैलिटी को ओवरऑल होलिस्टिकली डेवलप करना, क्योंकि एट द एंड एजुकेशन खत्म करके उसको जाना सोसाइटी में ही है, उसको सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स से अवगत कराना या रूबरू कराना ये हमारी जिम्मेदारी होती है, टीचर की जिम्मेदारी होती है। लाइफ स्किल्स को के लिए एक्सपोज करना विद रिगार्ड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन, वोकेशन एक्सेट्रा। सच अ फोकस इंटेल्स लुकिंग अपॉन अ स्कूल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। स्कूल, जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा जॉन डीरे के अकॉर्डिंग, स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, स्कूल जो है मिनिएचर सोसाइटी होता है। इनकरेजमेंट ऑफ गेन वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस को गेन करवाना,
हर एक प्रोफेशन के थ्रू अटैचमेंट करवाना बच्चे का, चाहे वो फार्मर हो या आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट हो, सोशल या नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में उसको उसकी क्या ज़रूरत है, उस प्रोफेशन की क्या अहमियत है, इसके बारे में अवगत कराना, ये सब हमारी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इन एक्टिविटीज में प्लानिंग और बजट की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग करते हैं हम, फिर उसका बजट डिसाइड करते हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, योगा टीचर हो या प्ले इक्विपमेंट हो या इंटर स्कूल स्पोर्ट्स हो या अदर कॉम्पिटिशन है, इन सभी के लिए, इन सभी एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग और बजट की जरूरत पड़ती है। इस ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए थ्रू एनपीई, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, टीचर एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, महिला सामर्थ्य, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, स्पेशली डिजाइंड एजुकेशन प्रोजेक्ट फॉर स्टेट बिहार, राजस्थान, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। ये सभी हमने अपने यूनिट 1 और यूनिट 2 में डिटेल में इन सभी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम अपॉन द ड्राफ्ट प्रपोजल। ड्राफ्ट प्रपोजल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप हाँ सरसरी नजरों से देखते हुए चले तो बेहतर है। वैसे पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल में क्या क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम। सबसे पहले कि भैया किस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस किस स्टाफ की जरूरत होती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज क्या है, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाते हैं, डिटेल्ड प्लान बनाते हैं बच्चे का प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, नया काम क्या दिया, डॉक्यूमेंटेशन उसका कैसे किया, मॉनिटर इवेल्युएशन कैसे किया गया, इन सब चीजों के बारे में। बजट में कितना अमाउंट उसके ऊपर डाला गया है, स्टेटस क्या है उसका, सेंट्रल और स्टेट का शेयर क्या है उसके अंदर, उसके बाद अनस्पेंट अमाउंट कितना बच गया, अनस्पेंट अमाउंट नॉन रिकरिंग आइटम्स में कितना बच गया, फाइनेंशियल सपोर्ट अदर रिसोर्सेज क्या क्या मिला, मतलब कोई एनजीओ साथ में है या किसी ने डोनेशन दिया एक्सेट्रा, और स्टेटमेंट ऑफ बजट रिक्वायर्ड फॉर करंट ईयर, और करंट ईयर के लिए जो साल चल रहा है उसके लिए और कितना बजट की जरूरत है। एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। आप सभी इस टर्म से अवगत होंगे। बॉटम अप अप्रोच का क्या मतलब होता है, एवरी स्कूल, प्राइवेट, एडेड, अनएडेड एंड द गवर्नमेंट स्कूल इन a habitation individually prepare their development plan proposals. Basically micro planning process described above hold good for planning by schools. बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कोई भी स्कूल, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो डीएवी हो, चाहे वो अनएडेड हो, चाहे वो सर्वोदय हो, चाहे वो राजकीय, कोई भी स्कूल हो, वो अपने डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंटल प्लान प्रपोजल जरूर तैयार करता है अपने हैबिटेशन, अपने एरिया के अकॉर्डिंग। और बेसिकली यही माइक्रो प्लानिंग प्रोसेस में जो है काम आता है, प्लानिंग करने के लिए यही एक काम आता है। इस टॉपिक, इस पॉइंट को आप जरूर कवर कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं आपके स्कूल में। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी आपके यूनिट्स में ये जो चेक प्रोग्रेस आता है, चेक योर प्रोग्रेस, इनके क्वेश्चंस को जरूर जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर से क्वेश्चंस कई बार आए हैं डीएसएसबी क्वेश्चन में, इनको हम नजरअंदाज करके चले जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस डीएसएसबी में आते हैं। तो जब आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो छोड़ने का फायदा ही क्या। अब हम आते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीओई, डीआरसी, डीओई, बीआरसी एंड सीआरसी। आप सभी को पता होगा ये सब क्या है। डीओई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डाइट जहाँ से आप डीएलएड करते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। बीओई ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये ब्लॉक लेवल पे होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से छोटा होता है ब्लॉक। बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एंड सीआरसी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। क्लस्टर बने होते हैं 8-10 स्कूल्स को मिला के। अब अगर हम बात करें डीओई की, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, इसके अंदर कौन कौन होता है, प्लानर होता है, इम्प्लीमेंटर होता है, कोऑर्डिनेटर और मॉनिटर होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है इसको पढ़ लीजिए आप। क्रिएटिंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर रियलाइजिंग चाइल्ड्स राइट ऑफ एजुकेशन, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जो कि बच्चे को एजुकेशन का जो हक है वो दिलवा सके। इंश्योर अवेलेबिलिटी और स्कूल फैसिलिटी, स्कूल के अंदर सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, चाहे वो प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी। सोशल और फिजिकल एक्सेस होना चाहिए, जितने भी नेबरहुड में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए वो जो एजुकेशन है वो एक्सेसिबल होना है, स्कूल एक्सेसिबल होना चाहिए, एजुकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए, वहाँ फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए कि हर एक तरीके का बच्चा इंक्लूड हो सके, चाहे वो रैंप की सुविधा हो या वॉशरूम की सुविधा हो या लाइटनिंग की, प्रॉपर क्लासरूम की सुविधा हो। इन्वॉल्व पीआरआई
in the special initiative efforts required for enrolling and or retaining all children. सभी बच्चों को enroll करना, उनको retain भी करना. क्या steps लिए गए to enroll and retain out of school children? out of school children को school में लाने के लिए क्या क्या steps लिए गए? अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हॉस्टल की फैसिलिटी देना या और भी जो भी फ्लेक्सिबिलिटीज है वो प्रोवाइड करना. कैंपेन स्टार्ट करना ताकि जन्म से लेकर 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन हो सके. मॉनिटर टीचर वैकेंसी, टीचर की क्या वैकेंसी है, क्या कहीं पे टीचर की कोई पोस्ट खाली है, टीचर को रिक्रूट करने की जरूरत है, उसकी रिपोर्ट भेजना. टीचर ट्रेनिंग को मॉनिटर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना. बिल्ड कैपेसिटी फॉर डिफरेंट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी टू मॉनिटर अटेंडेंस ऑफ टीचर की अटेंडेंस, चिल्ड्रन की अटेंडेंस, एजुकेशन स्टैंडर्ड, टीएलएम की अवेलेबिलिटी, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना. ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत सारे ब्लॉक्स और सीआरसी को मिला के बना होता है. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर गर्ल्स. रेसिडेंशियल फैसिलिटी को इंश्योर करना है, जहाँ पर भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी दी गई है वहाँ इंश्योर करना कि क्या वाकई उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटी दी जा रही है. टीचिंग लर्निंग मटेरियल इक्विपमेंट चाइल्ड फ्रेंडली बैरियर फ्री एक्सेस देना. मतलब अगर कोई डिफरेंटली एबल बच्चा हमारे स्कूल में आ रहा है तो ऐसा कुछ तो नहीं है जो उसको पढ़ाई में रुकावट बन रहा है, कोई बैरियर तो नहीं है, उसके क्लासरूम ऊपर तो नहीं है या फिर ऊपर जाने के लिए रैंप है या नहीं है. इन सब चीजों को देखना. अडल्ट प्रोटेक्शन, वो बच्चे जो डिस्प्लेस्ड हैं या फिर जिनके मम्मी पापा नहीं है उनके साथ कोई अब्यूज ना करे, उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे. ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाना. इसके अलावा जेंडर और अदर सोशल एक्सक्लूजन इश्यूज हैं उनको केटर करना. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी बनाना. इन सब चीजों की जिम्मेदारी जो है वो डीओई की होती है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की होती है. स्कूल मैपिंग भी करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है. हर 3 से 4 साल में कम से कम एक बार स्कूल मैपिंग कर लेना चाहिए क्योंकि वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से क्या हमारे स्कूल में इनफ सीट्स हैं जो वहाँ के बच्चों को इन्वॉल्व कर सके. इन सब चीजों की जिम्मेदारी जो है डीओई की होती है. उसके बाद हम आते हैं सोशल मैपिंग के ऊपर. स्कूल मैपिंग क्या होता है, सोशल मैपिंग क्या होता है. सोशल मैपिंग क्या होता है भैया, इसके कुछ स्टेप्स है जो यहाँ पढ़ने बहुत जरूरी है. इन स्टेप्स को ध्यान से देख लीजिएगा. सबसे पहले आता है एनवायरमेंटल बिल्डिंग इन विलेज. गांव में बिल्डिंग कैसी बनाई गई है स्कूल की. विलेज एजुकेशन कमेटी का निर्माण हुआ है कि नहीं स्कूल मैपिंग के लिए, उन मेंबर्स को ट्रेनिंग मिली है या नहीं. क्या स्पेशल मैप, वहाँ के गाँव का मैप कोई है आपके पास. हाउस होल्ड सर्वे किए गए हैं. फाइनल मैप में कितने हाउस होल्ड है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हर घर में, कितने एनरोलमेंट स्टेटस है, क्या इन सभी को मेंटेन किया गया है. क्या विलेज या स्कूल एजुकेशन रजिस्टर बनाया गया है. प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड एनालिसिस ऑफ पीपल. मैप बनाना और लोगों से एनालाइज करवाकर उसको वैलिडेट करना कि क्या मैप बिल्कुल सही है, लोगों से सजेशन लेना. इन सभी चीजों की जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर डीआरसी की होती है. इसके अलावा आते हैं रिसोर्स सेंटर फॉर प्लानिंग. जो डाइट है और डीपीईपी है, ये क्या है, ये रिसोर्स सेंटर प्लानिंग के लिए फ्री सर्विस ट्रेनिंग या इन सर्विस ट्रेनिंग देनी है स्कूल में या टीचर्स रिक्रूट करने से पहले या विलेज पंचायत को या पंचायत समिति को, वो सब कैसे किया जाएगा. इसके बाद आते हैं हम अप्रेजल. अप्रेजल मीन्स कि प्लान करने से पहले कुछ चीजें में फाइनलाइज करने की जरूरत होती है. क्या डाटा जो हमें मिला है वो सफिशिएंट है, वो रियल सिचुएशन से मैच करता है. अगर नहीं करता क्या इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन है, हमें कहाँ कहाँ गैप्स को फिल करने की जरूरत है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है और अल्टीमेट हमारा गोल क्या है और उन गैप्स को कैसे फिल किया जाएगा. तो क्या जो हमने टाइम फ्रेम निर्धारित किया है उसमें हमारा जो इंटरवेंशन है, जो हमने स्ट्रेटेजी और स्कीम बनाई है उसको हमने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या उस टाइम फ्रेम में वो फुलफिल हो सकता है. If the proposed plan are financially, technically, socially and politically viable and feasible, क्या जो हमने प्लान बनाया है फाइनेंशियली, टेक्निकली, सोशली और पॉलिटिकली फिजिबल है, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. ऐसा तो नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज है, सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग है, सोसाइटी पॉलिटिकली बिल्कुल ही इनकरेक्ट है. व्हाट आर द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज है हमारे प्लान को, हमारे जो स्कीम से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. उसके बाद जब हमारे पास पॉजिटिव अप्रेजल आ जाता है तब हम प्लान ड्राफ्ट करते हैं. उसके बाद प्लान ड्राफ्ट करके हम उसको स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन को, फाइनेंस, वुमेन चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिखाते हैं और उन सभी से अप्रूव करवाते हैं. फिर आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि हमने प्लानिंग कर ली, उसको हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को दिखाया, सॉरी
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को दिखाए, दूसरी कमेटीज को दिखाए, क्या वो पुराने तरीके से ही काम कर रही है, क्या नए तरीकों को अडॉप्ट करने के लिए पेरेंट्स, टीचर, एनजीओज या लोकल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नए तरीकों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं, क्या आरटीई का मैंडेट फॉलो किया जा रहा है, इन सभी चीजों को देखने की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद हम चलते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी सभी जब आपको पता होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दोनों को मिला के काम करना। जैसे एनजीओ जो डे केयर सेंटर चलाती है, मोबाइल क्रेच चलते हैं, बालवाड़ी है, चरवाहा स्कूल है, प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्कूल है, बहुत ही ट्रिमेंडस काम किया इन्होंने अपने एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए। जो ये एनजीओ है वो 3 तरीके से काम करती है। पहला तो वो एनजीओ जिनको जो स्टेट, सेंटर और स्टेट डायरेक्ट फंडिंग देते हैं। दूसरा जो नेशनल और स्टेट रिसोर्स इंस्टीट्यूशन फंडिंग देते हैं। और तीसरा जो विलेज एजुकेशन कमिटीज फंडिंग देती हैं। 3 तरीके से एनजीओ काम करते हैं। अब एनजीओ का काम क्या होता है? एनजीओ का काम होता है अवेयरनेस बढ़ाना, मतलब लोगों के अंदर एजुकेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ाना। कोई ये ना सोचे कि बच्चे को एजुकेशन दिलवा के करना ही क्या है, वो क्या ही कर लेगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा, क्यों ना वो अभी से कमाने में लग जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको ये बताना, टीचर्स को इफेक्टिवली अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसके, जो उन्होंने प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग ली है वो कहीं ऐसी तो नहीं है कि जो आज के सिनेरियो में उनके किसी काम की नहीं है, उनको इन सर्विस ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है। इन सब चीजों के बारे में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे कहूँ कि आजकल कोडिंग बहुत चल रहा है, तो आपने व्हाइट हेड जूनियर पे या बहुत सारे कोडिंग क्लासेस देखी होंगी। कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, तो क्यों ना टीचर्स को हम बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करें कोडिंग के बारे में, क्योंकि वो आजकल चल रहा है, वो आजकल के सिनेरियो में। तो हमारा टीचर कहीं पिछड़ा तो नहीं रह गया है, पिछड़ा ना रहे इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एनजीओ काम करती है। इसके अलावा रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, रिसर्च करती है कि हमारे फील्ड में क्या क्या नया हो रहा है या फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स को हमने केटर कर लिया है। इनोवेटिव पेडागोजी डेवलप कराना। मेन बच्चों, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को मेन, जो बच्चे स्कूल से बाहर है उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आना। जेंडर कंसर्न को इशू कराना। जेंडर सिर्फ एक बायोलॉजिकल नॉर्म है, ये सोसाइटल नॉर्म ना बने, इस चीज को ध्यान रखना, ये भी टीचर की जिम्मेदारी है। वर्क विद CWSM, एडवोकेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें जो है वो एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आते हैं मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्कूल। मेजर रोल इसमें सबसे ज्यादा रोल क्या होता है, सबसे बड़ा रोल किसका होता है? विलेज एजुकेशन कमेटी या फिर वार्ड एजुकेशन कमेटी का, कि सारे बच्चे रेगुलर स्कूल आए, सब इनरोल हो, सारे गर्ल्स जो है वो रिटेन रहे, चाहे वो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे वो भी रिटेन रहे, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले, एंटाइटलमेंट रिसीव हो, उनको लोकल लेवल के टीचर जो है वहाँ पर रिक्रूट किए जाए। ये सब चीजें, स्कूल की टाइमिंग जो है वो भी विलेज एजुकेशन कमेटी के थ्रू डिसाइड की जाती है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, जो ग्रांट प्रोवाइड किए हैं वो इस्तेमाल हो रहा है नहीं, या स्कूलिंग सेंटर्स प्रॉपर्ली मॉनिटर हो रही है कि TLM जो है स्कूल में इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं। अब आते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये अभी तक हमने बात की थी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन DOE के बारे में, अब हम बात करेंगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के। इनके काम भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरह सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा सा जो एरिया है वो एरिया थोड़ा सा नैरो हो जाता है, ब्लॉक लेवल पे हम आ जाते हैं। विजिट एवरी स्कूल, जितने भी स्कूल हैं उस ब्लॉक में उन सभी को विजिट करना, प्राइवेटली अनएडेड हो या एडेड हो उन सभी स्कूल्स को विजिट करना, स्कूल की बिल्डिंग की कंडीशन देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब चीजों को देखना, टॉयलेट, मिड डे मील, किचन, हाइजीन, इन सब चीजों को देखना। लुक एट द रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय द टीचर, टीचर और हेड टीचर द्वारा रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक हम फीडबैक पहुंचा रहे हैं या नहीं। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कितने विलेजेज है उस ब्लॉक में, उसमें कितनी पंचायत है, उसमें कितने क्लस्टर हैं, SC ST OBC के स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियां कितनी हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे कितने हैं, इन सब चीजों को देखना। ये सब जो है BOE ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम होता है। अब इसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इश्यूज। अब हमारा मैनेजिंग इश्यूज क्या होते हैं, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीजों को मैनेज करने में या फिर गवर्न करने में। सबसे पहले आता है मैकेनिज्म में भी, भले ही आपको देख के ये सिंपल लग रहा हो कि हर स्कूल के पास एडमिशन पॉलिसी पहुंच जाए और सबको एक एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी है और एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन की लिस्ट बनानी है, ये देखने में बहुत इजी होता है लेकिन इतना इजी ये है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नेंस इश्यूज हैं जिनके ऊपर में ध्यान आपको देना जरूरी है। सबसे पहला है
इसमें जो सबसे मेजर इशू आता है वो होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द फंड्स। जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं वो हर एक गांव तक, हर एक स्कूल तक पहुंच सके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने या सबसे बड़ा इशू कहने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड कर दिया लोकल बॉडीज को। अब लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तो क्या वो लोकल बॉडीज फंडिंग अच्छे से सिक्योर कर पा रही हैं? सेंट्रल रिसोर्स ने लोकल बॉडीज को उनके अकॉर्डिंगली एलोकेशन किया है फंड्स का? लोकल अथॉरिटीज को क्या क्या फ्रीडम है? लोकल बॉडीज अपने फंड्स को कैसे खर्च करने में, कैसे स्पेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या लोकल बॉडीज को इनफ पावर दी गई है कि वो टैक्स बेस सफिशिएंट यील्ड कर सके और वो अपने पर्पस के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके? ये सब ऑडिट देखना, ये सब करना जो है वो गवर्नेंस इश्यूज में आता है। अब आते हैं टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। आरटीई ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, तो उसमें सर्टिफिकेशन, हायरिंग, रिटेंशन, प्रमोशन ऑफ टीचर, ये सब चीजें भी लॉ के हिसाब से चलती हैं। एक ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए जो इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को थोड़ा सा कम कर जाए, मतलब इतना टाइम कंज्यूम ना करे। अच्छा, आरटीई ने एक चीज मैंडेटरी कर दी थी कि गवर्नमेंट हैज टू, देयर इज नो सिंगल टीचर स्कूल। स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि उनके यहाँ कोई भी नो सिंगल टीचर स्कूल, मतलब एक स्कूल जो सिर्फ एक टीचर के द्वारा चलाया जा रहा हो, ऐसा कोई स्कूल ना हो। हर एक स्कूल में कम से कम 50% टीचर्स जो है वो औरतें होनी चाहिए। रेशनलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर पे स्केल में बिकम एन इशू। टीचर्स का पे स्केल भी एक इशू बन गया है, इन सब से तो हम वाकिफ हैं ही। अब हम आते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सॉरी, हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या क्या है? इनकी स्ट्रेंथ 75% ऑफ द एसएमसी शुड हैव अमंग्स पेरेंट्स एंड गार्डियन। आपको पता होना चाहिए कि एसएमसी में पेरेंट्स और गार्डियन की पार्टनरशिप जो है, इन्वॉल्वमेंट कितनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 25% स्ट्रेंथ ऑफ द एसएमसी विल बी अमंग्स द फॉलोइंग पर्सन। अब 75 के बाद जो बाकी 25% है, उनमें क्या कौन कौन होना चाहिए? 1/3 फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ने जिन लोगों को चुना है 1/3 मेंबर वो होने चाहिए। 1/3 फ्रॉम अमंग टीचर फ्रॉम द स्कूल और टू बी डिसाइडेड बाय टीचर्स ऑफ द स्कूल। 1/3 मेंबर जो है स्कूल के टीचर्स होने चाहिए या फिर टीचर्स द्वारा डिसाइडेड कोई मेंबर्स होने चाहिए, और बाकी बचा रिमेनिंग 1/3 शुड बी लोकल एजुकेशनिस्ट चिल्ड्रन और डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। कमिटी के पेरेंट्स द्वारा डिसाइड होना चाहिए कि बाकी 1/3 जो है लोकल एजुकेशनिस्ट या बच्चे उसमें होंगे। अब आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। डिटेल में बताया गया है यूनिट 3 में चाइल्ड राइट्स के बारे में, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में। तो हम उसको हम यहाँ ज्यादा डिटेल में ना पढ़ते, हम आगे फर्दर अपना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ चलेंगे। कैसे स्कूल डेवलपमेंटल प्लान बनता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्लान कैसे बनाती है। इसके लिए एटलीस्ट कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। स्कूल डेवलपमेंटल प्लान विल बी 3 ईयर प्लान कंप्राइजिंग 3 एनुअल सब प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है वो 3 साल के लिए बनाया जाता है, जिसमें उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको 3 एनुअल सब प्लान बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या क्या होता है? क्लास वाइज एनरोलमेंट फॉर ईच ईयर, हर साल क्लास वाइज कितना एनरोलमेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ एडिशनल टीचर्स, कितने एडिशनल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। हेड टीचर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट टीचर कितने होने चाहिए। पार्ट टाइम टीचर कितने होने चाहिए। क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 सेपरेटली कितने टीचर्स होने चाहिए। इन सब चीजों के बारे में प्लान डेवलप करना। इसके अलावा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, इक्विपमेंट की इन 3 सालों में क्या जरूरत पड़ सकती है। टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, वर्कबुक, ये सब चीजें उस डेवलपमेंटल प्लान में मेंशन की जाती हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एसएमसी का और भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वाइब्रेंट पार्टनरशिप। हर एक कम्युनिटी में, चाहे वो एससी एसटी हो या एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन हो, हर एक तबके का बच्चा जो है स्कूल के डेवलपमेंट में, स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। एसएमसी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करने की जरूरत होती है, ताकि वो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सके। ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई भेदभाव हो जाए या उनको किसी अपॉर्चुनिटी से वंचित रखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसएमसी नीड्स टू वर्क विद रूरल डेवलपमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ उसको रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के साथ भी काम करने की जरूरत है, ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे हर एक बच्चे तक
जो है हमारे स्किल को फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये सब चीजें उनको पता होने चाहिए। ऐसा इसलिए भी एसएमसी की जरूरत यहाँ इसलिए भी पड़ती है ताकि जो बच्चे डोमेस्टिक वर्क में या वेज अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, उनको वहां से निकाल के स्कूल तक पहुंचाया जा सके, ये जिम्मेदारी एसएमसी की होती है। इसके अलावा एसएमसी इज क्लोजली कोऑपरेट विद नेशनल एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जो एनपीसीआर और एसपीसीआर होता है, उनके साथ बहुत ही क्लोजली कोऑपरेट करके जो है हमारा एसएमसी काम करती है। उसके बाद हम चलते हैं स्कूल मैनेजमेंट वर्सेस वाइस विस्ता आरटीई एक्ट 2009। ओके, इसमें क्या आता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर डाली गई है। स्कूल इज रन बाय सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये एक्ट याद रखना। स्कूल जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से चलना चाहिए। स्कूल सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं चलना चाहिए। स्कूल कन्फर्म द वैल्यू इंस्टाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो वैल्यूज है स्कूल के अंदर वो सब फॉलो होनी चाहिए। स्कूल बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर और द ग्राउंड आर यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। स्कूल की जो बिल्डिंग है, इसका जो ग्राउंड है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपने टेंट करवा के शादियां करवाना शुरू कर दिया, ये तो स्कूल का पर्पस नहीं होता। स्कूल इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी ऑफिसर। स्कूल किसी भी ऑफिसर को, किसी भी एजुकेशन ऑफिसर को इंस्पेक्शन के लिए खुला होना चाहिए, इसको कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता। स्कूल के पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि हमारे आरटीई में मेंशन किया गया है। स्कूल के पास रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो डीओई को टाइम टू टाइम जरूरत होती है, जो डीओई के पास टाइम टू टाइम पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा ये आपको जरूर याद करने की जरूरत है, अंडर द पार्ट 4 ऑफ सेक्शन 7 1, 2, 3 ऑफ द ड्राफ्ट मॉडल रूल, द पर्पस ऑफ गेटिंग रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन कैसे मिलता है, रिकॉग्निशन क्यों दिया जाए, क्या पर्पस है उसका। Aided and unaided private school has to admit children belonging to weaker section and the disadvantaged group। अगर मैं आरटी से कनेक्ट करके बताऊं तो जो 25% सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, ये उसी की बात कर रहा है कि स्कूल को रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब वो अपने स्कूल में कुछ सीट्स को रिजर्व करके रखेंगे सोसाइटी के डिसएडवांटेज और वीकर सेक्शन के लिए, और इन बच्चों को बाकी बच्चों से सेग्रीगेट अलग नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ नहीं किया जाएगा, तभी किसी स्कूल को रिकॉग्निशन प्रोवाइड होगा। इसके अलावा स्कूल को जो ट्रेन टीचर्स हैं एनसीटीई, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के थ्रू जो अपॉइंट किए गए हैं, उनको स्कूल में रखना जरूरी होगा। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट शिल हैव टू रिक्वेस्ट विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आरटीई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिलैक्सेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम टीचर क्वालिफिकेशन। मतलब आरटीई में जो मिनिमम टीचर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसको अचीव करने के लिए 1 साल का टाइम स्टेट गवर्नमेंट अपने टीचर्स को दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिलैक्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ रिलैक्सेशन एंड द टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 3 years। और ये 3 साल से ज्यादा तक एक्सीड नहीं हो सकता है। मतलब 3 साल आरटीई इम्प्लीमेंट होने के 3 साल के अंदर अंदर जो है हर एक टीचर के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो आरटीई में एक टीचर बनने के लिए चाहिए, मेंशन की गई है। फॉर अ टीचर, कोई भी टीचर जो ये पोजेस नहीं करता, जिनके पास ये नहीं क्वालिफिकेशन है, उनको जो है ऐसे जो टीचर 5 साल का टाइम देता है, मतलब 5 साल के अंदर अंदर वो अपना जो है अचीव कर सकते हैं। अब उसके बाद नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की क्यों जरूरत पड़ती है, व्हाट इज नेटवर्किंग। UN Developmental Program has defined capacity as the ability of, capacity का क्या मतलब होता है, ability of individual or institution or society to perform function। कोई एक फंक्शन को चलाने के लिए क्या वो केपेबल है, ये हमारा एसएमसी का काम, ये एबिलिटी का मतलब होता है। तो नेटवर्किंग का मायना यही हुआ, नेटवर्किंग का मतलब यही हुआ कि आईसीटी के थ्रू हम स्कूल लिस्ट बनाएं और स्कूल लिस्ट के थ्रू अलग अलग स्कूल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करें, ताकि वो सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें ऑनलाइन और अपने एजुकेशन को और ज्यादा इम्प्रूव करें। आईसीटी टिपिकली रेफर्स टू कंप्यूटर। आईसीटी का टिपिकली क्या होता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीफोन, इन्हीं से लिंक होता है। टेलीविजन, रेडियो, ऑडियो विजुअल नीड्स रिक्वायरमेंट, इन्हीं सब से इनकी जो है इनका लिंक होता है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड,
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है? जो आईसीटी के थ्रू एजुकेशन दी जाती है और जहाँ पर आईसीटी के थ्रू एजुकेशन नहीं दी जाती है तो आईसीटी वाले एजुकेशन को डिजिटल डिवाइड का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर आईसीटी को इस्तेमाल करने के 3 ड्राइव्स हैं। पहला है लैंग्वेज, आपको इंटरनेट पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। यू शुड बी केपेबल फॉर दैट, एबिलिटी फॉर दैट। लिटरेसी मतलब वो पढ़ना आना चाहिए, और लर्निंग आपका एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब लेवल ऑफ लर्निंग अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं यूज ऑफ आईसीटी टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टीचिंग एफिशिएंसी। आईसीटी का इस्तेमाल हम टीचर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हर बार टेक्स्ट बुक से पढ़ाना तो बहुत वो हो जाता है, बहुत ही क्या बोलते हैं मोनोटोनस हो जाता है। उसको ब्रेक करने के लिए आप वीडियोस के थ्रू या सीरीज के थ्रू या ऑडियोज के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो भी आपका आईसीटी के अंदर ही आता है। अब ये स्कूल नेट क्या होता है? स्कूल नेट promotes the development of management information system for elementary education by connecting schools to net। schools को नेट से इंटरनेट से कनेक्ट करना किस लिए? ताकि जितना भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का है वो सब एक जगह से दूसरी जगह, स्कूल से दूसरी स्कूल या फिर डायरेक्टरेट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक पहुंच सके। ये हमारा स्कूल नेट का काम होता है। स्कूल नेट ज्यादा लाइमलाइट में कब आया? इंटरनेशनल और जनरिक टर्म टू रेफर आईसीटी बेस्ड ई मैनेजमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट आईसीटी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम जब से शामिल हुआ तब से स्कूल नेट को ज्यादातर फॉर्म में देखा गया। इसके अलावा स्कूल नेट का काम क्या क्या होता है? कनेक्टिविटी सर्विसेज मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से स्कूल को कनेक्ट करना। सप्लाइंग अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट टू स्कूल, स्कूल को अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। पोर्टल साइट टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। आजकल क्या होता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है सबने अपना अपना एक ऐप बनाया हुआ है। उस ऐप के थ्रू जो भी होमवर्क दिया है या जो भी क्लास वर्क करवाया गया है, जो भी एक्टिविटीज करवाई गई है, वो सब वो अपने ऐप पर डालते हैं और उस ऐप के थ्रू जो है वो स्कूल टीचर्स तक अपनी पेरेंट्स तक अपनी बात को पहुंचाता है। तो ये स्कूल नेट का ही पार्ट है। इसी को बोलते हैं हम कंटेंट सर्विसेज, पोर्टल साइट, हम इसी को कहा जाता है पोर्टल साइट। इसके बाद कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट अगर हम कर रहे हैं, जैसे एनजीओ के थ्रू उनके साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई इनिशिएटिव शुरू किया है लोगों की हेल्प करने के लिए, सोसाइटी की हेल्प करने की, वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा जैसे ब्रिटिश काउंसिल से बहुत सारे स्कूल्स कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ब्रिटिश काउंसिल से ये एक्स्ट्रा मार्क्स से कनेक्ट होते हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करते हैं उनके साथ मिलकर सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स जो टीचर्स हैं उनको इन सर्विस ट्रेनिंग, जो अभी प्री सर्विस टीचर्स हैं वो तो आईसीटी की ट्रेनिंग लेके आ ही रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी टीचर्स बन चुके हैं उनको इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो आईसीटी की स्किल्स को अच्छे से सीख सकें और उसको अपने करिकुलम के साथ इंटीग्रेट कर सकें। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फाइनेंस पैटर्न। फाइनेंस पैटर्न क्या होता है? मतलब जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे मैनेज की जाती है। सबसे पहले जो हमारा प्लान था नाइन्थ 5 ईयर प्लान, उसमें जो स्टार्टिंग करते हैं हम। हाँ, 9th 5 ईयर प्लान में जो ये डिसेंट्रलाइज जब हमने पावर्स का किया तो शेयर्स को भी, जो एक्सपेंडिचर का जो शेयर है उसको भी डिसेंट्रलाइज किया। तो 9th 5 ईयर प्लान में ये 85-15 था, मतलब 85% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगी। उसको 10th 5 ईयर प्लान में 75-25 हो गया, मतलब 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगी एक्सपेंडिचर। इसके बाद नेक्स्ट उसके बाद 50-50 की शेयरिंग हो गई, मतलब 50 सेंट्रल गवर्नमेंट और 50 स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना शेयर प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आते हैं स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी। स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अपनी एक सोसाइटी बनाई, रियलाइज इंस्टॉलमेंट में जो है अपना शेयर देना शुरू किया स्टेट गवर्नमेंट ने। उसके अलावा मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की, जो कि एसएसए का पार्ट नहीं था। आप सबको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एसएसए का क्या पार्ट नहीं है। ये मिड डे मील स्कीम जो है वो एसएसए का पार्ट कभी नहीं था, कभी नहीं है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग में फंडिंग और रिसोर्सिंग के लिए एसएसए को बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व किए, जैसे प्रधानमंत्री
ग्रामोदय योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, एरिया डेवलपमेंट फंड ऑफ एमपी एमएलए, स्टेट प्लान, फॉरेन फंडिंग, इन सब चीजों की। अब इसके अलावा टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लोकल मैनेजमेंट को टाइमली, विलेज एजुकेशन कमेटीज को टाइमली फंडिंग प्रोवाइड करना, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी में आ गया। इन शॉर्ट, अभी तक आपको प्लानिंग के बारे में, मैनेजमेंट इश्यूज के बारे में, गवर्निंग इश्यूज के बारे में और फंडिंग इश्यूज के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। माइक्रो प्लानिंग कैसे की जाती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं जब हम कोई एक प्लान इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुंचा है, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थम्स अप, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी तक इंफॉर्मेशन, ये जो है कंटेंट पहुंच सके, हर एक बच्चे को नॉलेज मिल सके। ये सबकी अपनी चॉइस नहीं होती है, सबके अपने लिए होता है। सब DSSB में जिसको भी सिलेक्शन करवाना है वो इन वीडियोस को जरूर देखें। आप इसमें दिए गए जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर उनको अच्छे से कवर कर लेंगे, आपको DSSB में सिलेक्शन करवाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।